हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लासेस ऑफ साइंस। बच्चों, मैं मनीष श्रवण आप सबों का सीबीएसई जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग क्लास 7th के साइंस को देख रहे हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना फिजिक्स और हमारा जो चैप्टर होगा दैट इज़ लाइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर साइंस। तो बच्चों वीडियो को पॉज करो और फटाफट कॉपी किताब लेकर सामने बैठो और हेडिंग लगाओ लाइट जल्दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अभी लाइट आपको अभी 7 में मैं पढ़ा रहा, फिर आपको जो है सो ये सेम चीज़ पढ़ना होगा थोड़ा सा 8 में और देन 10th में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी अगर आपने इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया तो आपका एक बहुत ही अच्छा बेस बनेगा, बहुत ही अच्छा आपका फाउंडेशन हो जाएगा और देन क्लास 8 और 10th में आपको ये सारी ही चीज़ें बहुत ही आसानी से बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएंगी। हम लोग इस लाइट चैप्टर को 2 तरीके से पढ़ेंगे। वो सारे ही चैप्टर्स जो हमको आगे फिर से पढ़ने होते हैं 10th में या 11th 12th में, मैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा जोड़ दूंगा। कहने का मतलब जब ये लाइट हमारा बेसिक चैप्टर्स आपके 7th के स्टैंडर्ड का खत्म होगा, हम लोग एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे 10th के लेवल का, 9th के लेवल का, 8th के लेवल का। तो चीज़ें आपको बहुत ही माइन्यूटली समझनी है, बहुत ही बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे इसको बहुत ही बढ़िया से। तो शुरू करते हैं आज लाइट। सबसे पहले तो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे देखो लिखा हुआ है व्हाट वी लर्न। अगर तुम आज के लेक्चर को अटेंड करते हो तो क्या क्या चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं आज। तो सबसे पहले तो बेसिक लाइट के बारे में, डेफिनेशन लाइट होता क्या है हम लोग ये जानेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में जैसे ही हम लोग लाइट की बेसिक चीज़ों को जान लेंगे तो फिर आगे हमको जानना होगा इमेजेस के बारे में। कितने टाइप के इमेज होते हैं, कैसे बनते हैं इमेज, कब रियल होता है, कब इन्वर्टेड होता है, कब इमेजिनरी इमेज बनता है। तो ये सारी ही चीज़ें हम लोग उसके बाद देखेंगे। उसके बाद हमको देखना है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम लोगों ने ये दोनों ही चीज़ों को पहले पढ़ लिया कि लाइट क्या है, इमेज क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि लाइट का जो ट्रैवलिंग है वो क्या क्या, उसका फेनोमेना क्या क्या है। तो हम लोग 10th में पढ़ेंगे एक बार रिफ्रैक्शन और अभी पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन। तो लाइट जो है वो 2 तरह का फेनोमेना शो करती है, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन हमको यहाँ नहीं पढ़ना है, यहाँ केवल हमको रिफ्लेक्शन पढ़ना है। लेकिन मैं जब हम लोग इसको लेवल 1 कंप्लीट करेंगे तो सेकंड लेवल में मैं आपको थोड़ा सा रिफ्रैक्शन भी बताऊंगा ताकि आपको इंटरेस्ट बना हुआ रहे। और अगर किसी के पास, किसी के भैया के पास, दीदी के पास क्लास 10th का फिजिक्स का बुक है तो आप उसको फॉलो करिए, आप 7th में ही 10th को भी पूरा का पूरा पढ़ लोगे। चलो, उसके बाद क्या है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। देन आपका टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, मैं आपको बताऊंगा रिफ्लेक्शन कितने तरह के होते हैं। कुछ इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं, हम लोग देखेंगे चैप्टर में। उसके बाद रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। देन आफ्टर मिरर्स, उसके बाद हमारा ओपन होगा मिरर और मिरर में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर। एक हमारा होगा प्लेन मिरर, एक होगा स्फेरिकल मिरर। अगेन उस स्फेरिकल मिरर का फिर 2 टाइप होगा, एक हमारा कॉन्केव होगा, एक कॉन्वेक्स होगा। तो हम डिटेल में सबको देखेंगे। उसके बाद कॉन्केव, कन्वेक्स। जब हमारा मिरर खत्म हो जाएगा फिर हम पढ़ेंगे लेंस, जो कि आपको 10th में पढ़ना है। और वो लेंस फिर से 2 तरह का होगा, एक कन्वर्जिंग लेंस जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स और एक डाइवर्जिंग लेंस जिसको हम लोग बोलते हैं कनकेव। तो वो हमको देखना होगा। उसके बाद रेनबो हम लोग देखेंगे कि रेनबो बनता कैसे है, आखिर इसमें जो रिफ्रैक्शन यूज होता है वो किस तरीके से, TIR किस तरीके से यूज होता है, हम लोग उसको देखेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा न्यूटन का डिस्क। न्यूटन साहब ने कहा था कि अगर हमारे पास जितने भी कलर्स हैं उन सारे ही कलर्स को, अगर हमारे पास जो विबग्योर वाला जो कलर है, अगर हम उन सारे ही कलर्स को एक डिस्क पे रख के उसको बहुत ही फास्टली मूव करवाएंगे तो वो डिस्क हमको व्हाइट दिखाई देगा। दैट मीन्स कि व्हाइट कलर इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ 7 बेसिक कलर्स दैट इज विबग्योर। उसके बाद क्या है हम लोग लेंसेज के बारे में देखेंगे, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। तो चलिए हेडिंग लगाइए लाइट, शुरू करते हैं। बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है व्हाट इज लाइट। देखो, तुमने इससे पहले भी ये क्वेश्चन बहुत बार सुना होगा और इसका जवाब भी दिया होगा। थोड़ा सा सोच के बताओ हमको लाइट होता क्या है। वीडियो को पॉज करो और सोचो थोड़ा सा लाइट होता क्या है। केवल कहानी सुनने से नहीं होगा, आप भी इंटरेक्ट करें, आप भी चीज़ों को देखें, अपने सामने किताब कॉपी खोल के रखें। जैसे ही वीडियो को पॉज करने को मैं बोलता हूँ आप वीडियो को पॉज करें, पॉज करके थोड़ा सा समय दें मेरे साथ, सोचें। वीडियो भले ही आधे घंटे की 1 घंटे की होती है लेकिन आप इसको डिटेल से देखें। लगभग 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में आपको भी पूरी की पूरी कवर नहीं होगी। केवल एक बार देख लेने पर से काम नहीं चलेगा, कहानी नहीं सुनना है, केवल आपको मेहनत करनी है। और ये आपके पास बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, बहुत ही अच्छा चांस है अभी कि आप वीडियो फॉर्मेट में पढ़ रहे हो। जितना बार चाहते हो आप इसको देखो। आपके पास 1 ईयर का वैलिडिटी है, लगभग में आप अभी अगर परचेज कर रहे हो इसको तो 1 साल तक आप इसको इन चीज़ों को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। चलिए तो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज लाइट, लाइट होता क्या है हमारा। देखो बच्चों, आपको सिंपली ये कहना है ना कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमको किसी भी चीज़ों को देख सकने योग्य बनाता है।
सपोज करो मेरे सामने ये पेन रखा हुआ है और मैं इसको देख पा रहा हूँ, तो यहाँ जो फैक्टर काम कर रहा है ना वो क्या है, लाइट। तो लाइट इज द एनर्जी या फिर कोई एक फैक्टर जो हमको किसी दूसरे चीज़ों को देखने के काबिल बनाता है। अब बच्चों ये देखने का जो पूरा प्रोसेस है ये होता कैसे है, यहाँ देखो फटाफट। सपोज करो ये मेरा आँख है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हमको देखना है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो कैसे होगा। देखो होता क्या है, देयर शुड बी अ सोर्स। यहाँ तुम्हारे घर में जरूर से जरूर कोई एक सोर्स होगा। सोर्स हम लोग किसको बोल रहे हैं, जहाँ से लाइट इमिट होगा। वो लुमिनेस हो सकता है, वो नॉन लुमिनेस हो सकता है, लेकिन फिर हम उसको जलाएंगे तो वो लुमिनेस होगा। तो उसमें से क्या निकलेगा, लाइट निकलेगा। अब उस सोर्स में से लाइट निकला और लाइट निकल करके इस ऑब्जेक्ट पे गिरा, और गिरने के बाद चूंकि ये ऑब्जेक्ट है, देखो जब ये लाइट उस सोर्स से निकलकर इस ऑब्जेक्ट पे गिरा तो यहाँ तीन बात पॉसिबल है। या तो ये सरफेस इस लाइट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले, अपने अंदर एब्जॉर्व कर ले, पहली बात। दूसरी बात, या तो इसको टोटली रिफ्लेक्ट कर दे, यहां से भगा दे, और या नहीं तो इसको अपने मीडियम से होकर गुजर जाने दे। तो बच्चों टोटल तीन तरह की चीजें पॉसिबल है। या तो कोई चीज, जैसे सपोज करो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ से इसके ऊपर टॉर्च जलाया, तो पहला केस क्या हो सकता है, सारा का सारा लाइट इसमें चला गया, मतलब कोई भी लाइट बाहर नहीं आया। दूसरा केस क्या हो सकता है, तुमने जितने भी लाइट्स यहाँ से भेजे थे वो सारे के सारे बाहर आ गए, रिफ्लेक्ट हो गए। और तीसरा केस क्या हो सकता है, कुछ लाइट जो है सो वो आपको इस मीडियम के अंदर चले गए, कुछ लाइट इस मीडियम के अंदर चले गए। तो बच्चों ये जो पहला हमारा केस था ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्ब हो जाना, तो लाइटें अगर किसी सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो वो सरफेस हमको पूरा ब्लैक दिखाई देता है। वहां से जो कि कोई रे ऑफ लाइट निकल के हमारे आंख तक पहुंचेगी ही नहीं, तो हमको वो पूरा सरफेस ब्लैक दिखाई देगा। दूसरे केस में जब लाइट किसी सरफेस पे गिरा और गिरने के बाद वापस चला गया, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहने का मतलब जब लाइट किसी सोर्स से गिरता है किसी ऑब्जेक्ट पे और उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में चला जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट इज जस्ट लाइक किसी भी चीज का रिफ्लेक्शन। सपोज करो ये ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड पे मैंने कोई चीज फेंका, ऐसे फेंका इधर और ये टकरा के वापस मेरे तरफ आया, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। अगर ये बॉल इसी दीवार में चला जाता, घुस जाता अंदर, तो बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, और अगर घुस के उस तरफ निकलता तो इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। तो इस तरह के बेसिक तीन चीजें हमारे पास पॉसिबल है। एक क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है। तो हाँ, हम लोग क्या देख रहे थे, लाइट वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर बच्चों को एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ तुम्हारा आंख है, यहाँ सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट से ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरा और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे आंख तक आया, देन उसके बाद जो है सो हम किसी चीज़ को देखने में सक्षम हो पाते हैं। तो ये जो पूरा देखने का प्रोसेस है, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, एक सोर्स ऑफ लाइट था जहाँ से लाइट इमिट होकर ऑब्जेक्ट पे गिरा और उस ऑब्जेक्ट ने उस लाइट को रिफ्लेक्ट किया और रिफ्लेक्ट के बाद वो लाइट हमारे आंख पे गिरा और हमने उसका इमेज देखा। तो जरूरी क्या क्या चीज है, सबसे पहली बात तो किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट इंसिडेंट होना चाहिए। हमको इंसिडेंट लाइट से नहीं मतलब है, हमको चाहिए रिफ्लेक्टेड रे। उस इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट होकर जाना चाहिए तुम्हारे आंख तक। अच्छा एक बात बताओ, तुम हमको देख पा रहे हो ना, भले ही टीवी में, लेकिन देख तो पा रहे हो, कैसे संभव है ये। मेरे सामने एक लाइट है, एक बल्ब है, वहां से लाइट इमिट होकर मेरे फेस पे आ रहा है, तो वो हो गया मेरे लिए इंसिडेंट रे। मेरे फेस से वो लाइट टकरा करके वापस तुम्हारे कैमरा तक जा रहा है, यानी तुम्हारे तक जा रहा है, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। वो रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारे आंख में जा रहा है और मेरा इमेज वहां पे बना पा रहा है। तो कंप्लीट प्रोसेस ये हुआ, एक कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर लाइट इमिट होता है, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आता है। हमारे आंख में इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन जो है, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके जो है सो मैसेज पास करता है कि हाँ ये फलना है, ये फलना है और ये वो है। चलिए, तो ये रहा हमारा देखने का प्रोसेस। तो लाइट के बारे में हमने क्या कहा, लाइट इज अ रेडिएशन या कह सकते हो फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट आवर आई कैन डिटेक्ट, लाइट एनेबल अस टू व्यू। ये हम लोगों को किसी चीज को देखने के काबिल बनाता है। आवर सराउंडिंग्स, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात लाइट के बारे में खासियत क्या है कि ये हमेशा ही स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करता है। स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करने का मतलब क्या हुआ, आपने आपके एनसीईआरटी में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं भी नीचे बताऊंगा उसको, तो वो चीजें आप देखिए ध्यान से। पहले हमने कहीं पर एक कैंडल जलाया और फिर इसके सामने एक कार्डबोर्ड रखा, यहाँ भी रखा और यहाँ भी रखा। तो बच्चों इस कार्डबोर्ड में सपोज करो मैंने इसको यहाँ पे होल किया और इसको यहाँ पे होल किया और इसको यहाँ पे होल किया, तो हमको अभी ये चीज़ नहीं दिखाई देगा। ये तीनों ही होल जब तक एक लाइन में नहीं आएगा, तब तक अगर हम आँख यहाँ लेकर आते हैं तो तीनों ही होल को एक लाइन में आना पड़ेगा, तभी हमको ये रे
ये जलता हुआ लाइट जो है सो दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ इस मोमबत्ती के अंदर से बहुत सारे लाइट इमिट हो रहे हैं, लेकिन कोई भी लाइट हमारे आंख तक नहीं पहुंच पा रहा है। कारण क्या है कि स्ट्रेट लाइन पे सब चलना चाहता है, लेकिन इस होल से तो क्रॉस हो गया, लेकिन यहाँ तो होल नीचे आ गया तो वो जा नहीं पाया। अगर लाइट जिगजैग पाथ पे चलता, कर्व पाथ पे चलता, तो वो कैसे भी करके आंख तक पहुंचता। क्यों? जैसे ऐसे यहाँ पर इन किया, अब ऐसे नीचे आकर यहाँ जाता, फिर ऊपर जाके यहाँ जाता, तो कर्व होकर भी हमारे आंख तक पहुंच जाता। दूसरी बात, चूंकि किसी चीज़ का शैडो बनता है, अगर लाइट हमारा स्ट्रेट पाथ पे चलता, नहीं चलता, तो शैडो नहीं बनता। आप समझिए, जब आप किसी सोर्स ऑफ लाइट के सामने खड़े होते हो तो उसके जस्ट पीछे आपका शैडो बनता है। क्या हो रहा है यहाँ पर कि शैडो का मतलब क्या है? अंधेरा पार्ट, अंधेरा वाला जगह। शैडो का मतलब अंधेरा। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा शैडो यहाँ बन रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लाइट है, वो लाइट, जो कि हम एक ऑपेक सबस्टेंस है, मेरे से होकर लाइट पास नहीं हो सकता है, मैंने लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो अब जो कि लाइट वहाँ पहुँच नहीं पाया और वो जगह कैसा हो गया? अंधेरा हो गया। समझ रहे हैं आप इस बातों को? तो अगर लाइट जिगजैग पाथ पे ट्रैवल करता तो वो स्ट्रेट मेरे भरोसे रुकता नहीं, वो यहाँ आके फिर से ट्रैवल होकर मेरे नाक के आगे से जाके वहाँ पे गिरता और चीज़ों को वहाँ पे जुदा कर देता। यानी हम लोग ने समझा कि लाइट जो होता है वो हमेशा ही स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करता है। उसके बाद देखिए, आपने देखा इस चीज़ों को, अगर मान के चलो तुम्हारा ये पाइप है, ये हमारा स्ट्रेट जब तक था तब तक हम कैंडल को देख पा रहे थे, जैसे ही मैंने इस पाइप को बेंड करा हम इसको देख नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लाइट जिगजैग पाथ पे ट्रैवल नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि लाइट यहाँ तक आएगा और यहाँ आके बस ऐसे जिगजैग होकर के तब मेरे पास तक चला जाएगा। इसको स्ट्रेट लाइन चाहिए। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं रिफ्लेक्शन। तो मैंने फिर से एक बार बताया आपको कि क्या होता है रिफ्लेक्शन। जब हम किसी ऑपेक सरफेस से लाइट के सोर्स में से लाइट को निकाल करके इसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं। ध्यान से सुनना, इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। मतलब यहाँ पर लाइट क्या हो रहा है? गिर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। तो वो सरफेस क्या करती है? लाइट को वापस भेज देती है अपने उसी मीडियम में, दोबारा से अपने उसी मीडियम में वापस भेज देती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन। ये बात आपको याद रखना है। तो किसी सोर्स से लाइट निकल करके सरफेस पे आया और सरफेस पे आने के बाद वापस वहां से उसी मीडियम में वापस चला गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या कर रहा है? व्हेनेवर लाइट हिट्स एन ऑब्जेक्ट इट इज आइदर एब्जॉर्ब्ड, रिफ्लेक्ट बैक, या तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा या तो रिफ्लेक्ट बैक होगा। एक और कंडीशन है जो ये तुम्हारा बुक नहीं लिखा हुआ है, ये क्या करता है ना कि अपने मीडियम से होकर के पास होने देता है, दैट इज रिफ्रैक्शन, जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में जाकर के। तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैन बी डिफाइंड एज द फेनोमेनन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रो बैक द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरा और वो ऑब्जेक्ट उसको उसी मीडियम में वापस भेज दिया, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या? रिफ्लेक्शन। ये बातें आपको समझ में आई? अगर वो फॉलिंग सरफेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होगा, तो उसको, उस सरफेस को हम लोग बोलेंगे मिरर। ठीक है ना? आज एक नया डेफिनेशन सुन लो मिरर का। ऐसा नहीं है कि जिसमें तुम शक्ल देखते हो केवल वही मिरर है। कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर वो बहुत स्मूथ है तो वो क्या कहलाएगा? मिरर कहलाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, अ मिरर इज जनरली एनी शाइनी सरफेस दैट कैन रिफ्लेक्ट बैक ऑफ लाइट, जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। समझ में आ रही है बातें? उसके बाद अ मिरर दैट हैज़ अ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। अब जब हम लोगों ने मिरर को देखा तो हम देखते हैं मिरर कितने टाइप्स के होते हैं। तो हेडिंग लगाओ मिरर। वीडियो को पॉज कर करके जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं वो तुम्हारे कॉपी में नोट होना चाहिए। हालांकि नोट्स वाले सेक्शन में आपको सेम टॉपिक का नोट मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप चीज़ों को खुद से नोट करें, वो ज़्यादा बेटर है। आप जब खुद से नोट करोगे तो लिखते समय आपको वो चीज़ याद भी होते चली जाएंगी। चलो, तो हेडिंग लगाना है हमको मिरर। अब देखो मिरर क्या होता है, मैंने बोला आपको कि कोई भी शाइनी सरफेस जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो सके हम लोग उसको मिरर बोलते हैं। अब उस शाइनी सरफेस, मतलब देखो, अब उस शाइनिंग सरफेस को हम लोग दो तरीके से रख सकते हैं, या तो वो सरफेस एकदम प्लेन होगा और या तो वो सरफेस कर्व होगा। अगर वो सरफेस प्लेन है तो हम लोग इसको बोलेंगे प्लेन मिरर। अगर वो सरफेस कर्व है तब हम लोग इसको बोलेंगे कर्व मिरर, या फिर इसका दूसरा नाम स्फेरिकल मिरर। यहाँ दोनों ही पॉसिबल है, या तो वो प्लेन मिरर होगा या फिर वो स्फेरिकल मिरर होगा। तो फटाफट से लिखो, हेडिंग लगाओ मिरर, और मिरर को दो पार्ट में डिवाइड करो। एक को बोलो प्लेन मिरर और एक को बोलो कर्व या फिर स्फेरिकल मिरर। कौन सा होगा प्लेन मिरर? वैसा मिरर, प्लेन मिरर हम लोग कहलाएंगे जिसका सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बार बार मैं कह रहा हूँ, मतलब सोर्स से लाइट निकलकर जहाँ गिर रहा है ना, उस सरफेस का बात हो रहा है। अगर वो सरफेस प्लेन है दैट मीन्स कि वो प्लेन मिरर होगा। अगर वो सरफेस कर्व है, इनवर्ड या आउटवर्ड, तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या? फिर कर्व मिरर। तो फटाफट इसको इतना को नोट करो, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग व्हाट इज एन इमेज। तो देखो बच्चों, इमेज को लेकर सबसे पहले आप समझिए इमेज होता क्या है। कोई एक ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट पे गिरने वाली लाइट, इंसिडेंट रे, उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर किसी जगह पर गिर जाती है और वहाँ उसका इमेज बनता है।
अगर ये रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारे आँख में चले जाए तो तुम्हारे आँख में इमेज बन जाएगा, बिकॉज वहाँ पर एक लेंस है जो उसका इमेज बनाएगा। अगर वो लाइट किसी मिरर, किसी सरफेस पे जाए तो वहाँ पर इमेज बनेगी। कहने का मतलब आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि कहने का मतलब ये कि जब किसी सोर्स ऑफ लाइट से निकल करके लाइट इस ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो इस ऑब्जेक्ट का अपना एक इंप्रेशन बनता है किसी मिरर के ऊपर में, किसी लेंस के ऊपर में, वो कहलाता है इसका इमेज। समझ में आया आपको? चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज एन इमेज। कह रहा है कि इमेज जो होता है हमारा, एज अ मिरर रिफ्लेक्ट लाइट्स, जो एक मिरर होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, एन इमेज इज फॉर्म्ड, और उसके बाद ही जो है सो इमेज बन करके आता है। ये बातें आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द इंप्रेशन, मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट को आप मिरर के सामने रख दो तो उसके अंदर में इस ऑब्जेक्ट का जो एक प्रतिबिंब बना, जो फिगर बना, जो इंप्रेशन बना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका इमेज। तो ये बात आपको याद रखना है। दूसरी बात, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज। देखो जब हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर का, अभी जो कि हम लोग प्लेन मिरर ही पहले पढ़ने वाले हैं, तो हमारा जो प्लेन मिरर होता है, सपोज करो कि ये हमारा मिरर है। देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, मिरर कहने का मतलब कोई भी शाइनिंग सरफेस जो इतना शाइनिंग हो कि वो लाइट को इजीली रिफ्लेक्ट कर दे, एब्जॉर्ब नहीं करे अपने अंदर, वो रिफ्लेक्ट कर दे। ये कब पॉसिबल है? जब उसका सेकंड सरफेस पॉलिश्ड हो। पॉलिश्ड कहने का मतलब ये जो है वो ट्रांसपेरेंट ना हो। अगर ये ट्रांसपेरेंट होगा, तुम्हारे घर में जो आईना है तुम उसके पीछे के कवर को हटा दो, खुरच दो उसको, तो क्या होगा ना कि तुम उसमें अपना फोटो नहीं दे पाओगे, क्योंकि अब जो तुम्हारे फेस में से किसी सोर्स से लाइट तुम्हारे फेस पे आया और फेस पे जाने के बाद तुम्हारे उस मिरर पे गया और मिरर में तुम्हारा इमेज बना, तो दरअसल उस मिरर में जाने के बाद ना वो उसको रिटर्न कर ही नहीं पाएगा तुम्हारे आंख तक, वो उसको क्रॉस करा देगा बियॉन्ड दिस मिरर। कब? जब तुम उसके पीछे का फिल्म हटा दोगे तब। तो कहने का मतलब किसी भी मिरर के पीछे में क्या किया हुआ रहता है? पॉलिश किया हुआ रहता है, उसके पीछे में पॉलिश किया हुआ रहता है किसी कलर से, किसी पेंट से, सिल्वर कोटिंग रहता है बहुत में, और इस तरह से जो है सो हम लोग इसको बना देते हैं क्या, एक सरफेस जो है इसका वो हो जाता है ऑपेक। कहने का मतलब अब लाइट उसके अंदर से वापस बाहर नहीं जा पाएगा। तो लाइट आया तो सही लेकिन वो बाहर नहीं जा पाया, तो क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। इस प्रोसेस को बोला हमने रिफ्लेक्शन। ये बात तो आपको समझ में आई। चलिए उसके बाद देखिए क्या होता है यहाँ पे, जब ये लाइट रिफ्लेक्ट किया, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद अगर यहाँ सपोज करो ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा था और यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है, तो यहाँ पर मान लो सपोज करो मेरा आँख है, तो मेरे आँख को ऐसा फील हो रहा है कि ये लाइट जो है सो दरअसल यहाँ से आ रहा है, और इस तरीके से ये कोई यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज यहाँ पर बन रहा है मिरर के पीछे। ये कहना ये चाह रहा है ना, अभी हम लोग जब रे डायग्राम पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि कैसे ऐसा होता है। ये कहना ये चाह रहा है कि अगर बीच में मिरर है और तुम उसको मिरर को अपने हाथ में लेकर अपने सामने अपना शक्ल देख रहे हो, तो मिरर से तुम्हारा फेस जितना दूरी पे है, तुमको अपना फेस मिरर के अंदर भी उतना ही दूरी पे दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो यहाँ बीच में मिरर है, यहाँ जब बीच में मिरर है तो मिरर के बाहर मान लो कि इतने डिस्टेंस पे हम खड़े हैं, तो हमको मेरा ही इमेज मिरर के अंदर भी इतने डिस्टेंस पे मतलब यहाँ दिखाई देगा। दैट मीन्स कि अगर ये हमारा मिरर है और हम यहाँ पर खड़े हैं तो मेरा इमेज भी लगभग यहाँ बनेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। जब तुम कोई NTSC एग्जाम वगैरह दोगे, ओलंपियाड वगैरह दोगे, तो उसमें तुमसे पूछेगा कि अगर सपोज करो किसी मिरर के सामने तुम 5 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो, तो बताओ तुमसे तुम्हारे इमेज का डिस्टेंस कितना होगा। तो सपोज करो ये तुम्हारा मिरर है और इससे 5 मीटर के डिस्टेंस पे तुम खड़े हो, और मैंने अभी बोला कि उतनी ही दूरी पर तुम्हारा इमेज भी खड़ा होगा। दैट मीन्स कि मिरर से 5 मीटर की ही दूरी पर इमेज भी होगा। इसका मतलब है कि तुम्हारे और उस इमेज के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 5 + 5 10। तो ये बातें आपको याद रखनी है। यही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है ये कि अगर किसी मिरर के सामने हम किसी फिक्स डिस्टेंस पे खड़े होते हैं, देन वहाँ पर वो मेरा इमेज भी मिरर से उतनी ही दूरी पर जाके जो है सो खड़ा होगा। ये बात आपको याद हो गई। ये हम लोग बात कर रहे हैं प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर का सबसे पहला केस यही है कि इससे बनने वाला जो भी इमेज होता है वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है। दूसरी बात, वो इरेक्ट होता है। इरेक्ट करने का मतलब सीधा होता है, यानी अगर हम ऐसे खड़े हैं ना, सर ऊपर पाँव नीचे, तो इमेज का भी सर ऊपर पाँव नीचे होगा। लेकिन जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कर्व मिरर के बारे में, कन्वेक्स और कनकेव में, तो वहाँ हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द केस में तो इमेज उल्टा बनता था। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है? इमेज उल्टा बनता है। अभी अक्षकाओं नहीं, वो होगा, हम करके दिखाएंगे हम लोग उसको। समझ में आ रही है बात? तो पहला बात आपको याद रखना है कि सेम डिस्टेंस, दूसरा इरेक्ट मतलब सीधा। अगला सुनो, नेक्स्ट एक और आपने देखा होगा बहुत ही मजेदार चीज, देखो, however the size of the image formed on the mirror can vary respect
टू द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। लेकिन जो साइज है ना मिरर का वो वैरी कर सकता है, डिस्टेंस फिक्स रहेगा। अगर मान लो ये तुम्हारा मिरर है, तुम यहाँ खड़े हो तो इमेज भी यहाँ खड़ा होगा, तुम यहाँ गए तो इमेज भी यहाँ गया, लेकिन इसका साइज वैरी कर सकता है, तुम दूर जाओगे साइज छोटा होते जाएगा। उसके बाद देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इंक्रीजेज देन साइज ऑफ द इमेज डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। मैंने पहले ही बताया, तुम मिरर से इतना दूर जाओगे उसके इमेज का साइज उतना कम होते जाएगा। एन इमेज इज सेड टू बी इरेक्ट इफ इमेज इज फॉर्म्ड सेम साइड। अगर सपोज करो ये मिरर है हमारा सेम साइड अप एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे खड़ा करते हैं तो इसका इमेज भी जो है सो हमारा यहाँ मिलके आता है। प्लेन मिरर के केस में इमेज अंदर बन रहा है ना, प्लेन मिरर जब हम लोग पढ़ेंगे कर्व मिरर तो उसमें कुछ अलग होगा, देखते हैं हम लोग उसको भी। चलो यहाँ देखो, एक तुम्हारे सामने एक इमेज बना हुआ है, इन्वर्टेड इमेज है कैंडल का। तुमको ये कैंडल दिख रहा, ये कैंडल हमारा टेबल पे रखा हुआ है, लेकिन इसके इमेज में हमको बिल्कुल ही डिफरेंट दिख रहा है, मतलब इसका ये पूरा इन्वर्टेड दिख रहा है। इसका कैंडल का मोम ऊपर, यहाँ पे इसका ये नीचे, ये इसका स्टैंड नीचे है और यहाँ उसका स्टैंड ऊपर है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपको इन्वर्टेड मिरर का। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग बढ़िया से। तो प्लेन मिरर जो हमारा था उसमें हमने देखा कि डिस्टेंस सेम होता है, इरेक्ट होता है। अगला बात उसमें क्या है कि एक लेटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट होता है। लेटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि जो प्लेन मिरर है जब हम उसके सामने खड़े होंगे तो वो लेटरली इन्वर्टेड होगा। देखो इन्वर्जन दो तरह का पॉसिबल है, एक इन्वर्जन होता है परपेंडिकुलरली इन्वर्जन, वर्टिकल इन्वर्जन, और एक होता है हॉरिजॉन्टल इन्वर्जन या फिर लेटरल इन्वर्जन। अगर मैंने सपोज करो ऐसा एक फिगर बनाया, ठीक है, समझ में आ रही है आपको? नहीं, सपोज करो मैंने ऐसा एक चीज़ बनाया और इसका जब मैं इमेज देखने गया तो वो ऐसा था, तो यहाँ भी तो इन्वर्जन हुआ, यहाँ भी तो उल्टा हुआ, लेकिन यहाँ पर होता है क्या, परपेंडिकुलर इन्वर्जन। जैसे सपोज करो ये पेन पहले ऐसा था, इसका नॉब मैंने ऊपर रखा हुआ है और मैंने इसको बिल्कुल ही रिवर्स कर दिया, तो अभी भी इन्वर्जन हुआ है, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, है ना, बिल्कुल। लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये होता है तुम्हारा लेटरल, नहीं इसको लेटरल नहीं बोलते, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर इन्वर्जन, वर्टिकल इन्वर्जन, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो तुम जब अपने मिरर के सामने खड़े होते हो ना, तो तुम खड़े होते हो, सपोज करो ये मेरा मिरर है, हम इस पे लिखते हैं P, तो मिरर के अंदर में क्या लिखा आएगा, Q। यहाँ जो इन्वर्जन है वो लेटरल है। सपोज करो मिरर के सामने हम एक ड्राइंग बनाते हैं इस तरीके का, तो इसके अंदर एक ड्राइंग कैसा बनेगा, इसका जस्ट रिवर्स, समझ रहे हो। अगर मान लो हम मिरर के सामने लिखते हैं ऐसे C, तो इसमें लिखाएगा उल्टा C। अगर मिरर के सामने खड़े होकर हम अपना दाहिना हाथ अप करते हैं तो मिरर अपना बायां हाथ अप करेगा। तो ये जो इन्वर्जन है ये है लेटरल इन्वर्जन, और ये कौन दिखाता है, हमारा प्लेन मिरर दिखाता है। तो इन चीज़ों को आप एक बार देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़िए और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट्स वाले सेक्शन में लिखा हुआ है तो चीज़ों को राइट डाउन करो, वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट्स बनाते लो साथ साथ। इसी लेटरल इन्वर्जन का एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा एम्बुलेंस पे। जब तुम इस बात को गौर किया होगा तुमने कि एम्बुलेंस की गाड़ी जो होती है उसके ऊपर में एम्बुलेंस उल्टा से लिखा हुआ रहता है, ECNALUBMA ऐसा कुछ करके एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ रहता है। कारण क्या है कि एम्बुलेंस जब किसी गाड़ी के पीछे होगा तो उस गाड़ी का, एम्बुलेंस का इमेज सामने वाले गाड़ी के रियर जो उसका होता है, क्या बोलते हैं उसको, उसके मिरर पे आएगा। तो पीछे अगर गाड़ी है और उसका यहाँ पर मिरर पे इमेज बन रहा है तो वो इमेज तो लेटरल इन्वर्जन बनेगा। तो अगर हम पहले ही वहाँ पर उल्टा लिख दें तो यहाँ हमको सीधा दिखाई दे जाएगा। अगर एम्बुलेंस की गाड़ी पर सही एम्बुलेंस लिख दिया जाए तो वो सामने वाले आदमी को उल्टा दिखाई देगा, लेकिन मैंने पहले ही वहाँ पर उल्टा लिख दिया एम्बुलेंस के ऊपर में, तो अब जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँगा और मेरे को जब वो अपने मिरर में दिखाई देगा तो वो उसका सीधा दिखाई देगा। चलिए उसके बाद देखिए फिर चलिए उसके बाद है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमने रिफ्लेक्शन देखा, अब उसका लॉ देखते हैं। सुनो पहले फिर से मैं बताऊं, ये सपोज करो तुम्हारा कोई एक मिरर है, ये सपोज करो एक कोई मिरर है और ये हमारा सरफेस पॉलिश किया हुआ है, मतलब कि अगर इसके ऊपर में कोई लाइट इंसिडेंट होगा तो बाहर नहीं जा सकता है। अभी मैंने इसके ऊपर में एक लाइट को गिराया और ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस गया, यहाँ पर सोर्स है, तो ये ऐसे और ऐसे गया। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंसिडेंट रे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक किया, उस पॉइंट पे हमारे मिरर को लेकर, ये जो मिरर का सरफेस है उसको लेकर
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और परपेंडिकुलर का ही दूसरा नाम क्या होता है, नॉर्मल, और इसको हम लोग बोल देंगे क्या, नॉर्मल। ठीक है ना। ऐसा हमने बस इसलिए करा है कि उससे रिलेट कर पाएँ इंसिडेंट रे को और रिफ्लेक्टेड रे को, और कि कितना एंगल बना करके वो चीज़ें आई हैं और गई हैं। क्योंकि हमारा जो सरफेस होता है वो बहुत ही इरेगुलर होता है, तो सरफेस जब हमारा इरेगुलर है तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल निकालने के लिए सरफेस के साथ निकालना टफ होगा। तो हम एक नॉर्मल ले लेते हैं उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, ऐसा हो गया। अब इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरी बात, रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया आपको ये बात? यानी इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा नॉर्मल के साथ। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। और लॉ क्या कहता है कि यहाँ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दैट मीन्स कि इंसिडेंस का जो एंगल है वो रिफ्लेक्शन का एंगल से बराबर होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आई? ये पहला लॉ है। सबसे पहला लॉ यही है कि किसी मिरर में, किसी प्लेन मिरर में जब रिफ्लेक्शन होगा तो वहाँ इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगी, जाते समय भी वो उतना ही एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ में। फॉर एग्जांपल, और ऐसा होता भी है, तुम देखा होगा, अगर मान लो हम ज़मीन पे जितना एंगल बना के गेंद को फेंकते हैं वो उठते टाइम वहाँ से उतना ही एंगल बना के उठता है ना। सपोज करो मैंने यहाँ पे ऐसे फेंका तो ये गेंद ऐसे गया, अगर और मैंने झुका के फेंका तो गेंद और झुका के जाएगा। मैंने वर्टिकल फेंका तो वर्टिकल मेरे हाथ पे गया, ऐसे मैंने सीधा टप पे ऐसे नीचे फेंका तो वो नीचे सीधा ऊपर आया। तो जितना एंगल बना के हम भेजेंगे नॉर्मल के साथ में उतना ही एंगल बना के वो रिफ्लेक्ट होगा। ये बातें समझ में आ गई हमको? बच्चे फिर भी गलती करते हैं। देखो अभी तुम भी करोगे। सपोज करो मैंने एक ऐसा ड्राइंग दिया और मैंने पूछा कि बताओ इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, जल्दी से बताइए इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है। तो कोई बच्चा कहेगा कि सर आपने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, तो जितना एंगल से आया उतना ही एंगल से जाएगा भी, तो यानी ये भी 30। बेवकूफ़, नालायक, गधा, काफिरों, गलत है ये। आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, सॉरी मैंने कहा ये एंगल 30 है और आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ में होता है ना। तो ये तो रिफ्लेक्टेड रे है लेकिन नॉर्मल कहाँ है इसमें, यहाँ ड्रॉ करो नॉर्मल। तो अब बताओ इसका इसके साथ जो होगा वो होगा ना, होगा कि नहीं? अब एक बात बताओ, ये अगर 30 और ये पूरा 90 तो ये कितना हो गया 60। दैट मीन्स कि यहाँ इंसिडेंट एंगल कितना है 60, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा 60। ये 30 तो जस्ट मेरा प्लेन के साथ है और प्लेन के साथ नहीं देखना हमको नॉर्मल के साथ देखना है इंसिडेंट रे का। तो ये बातों को आप ध्यान दीजिएगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? सबसे पहली बात एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और दूसरी बात यहाँ जो इंसिडेंट रे आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है और मैंने बीच में नॉर्मल को ड्रॉ करा, ये तीनों ही एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच करेंगे। मतलब इन तीनों का जो टच वाला पॉइंट होगा वो कोई एक कॉमन पॉइंट होगा। ये आपको याद रखना है बस। तो यही था हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है सामने, वीडियो को पॉज करके छापो उसको फटाफट। चलो देखो यहाँ पर फिर से बताऊँ मैंने, ये रहा एंगल ऑफ, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों हो गए आपस में बराबर। ये है पहला लॉ। सेकंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और पहला क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर इज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सब जो है सो एक ही प्लेन में लाई करेगा। तो ये बातों को आपको याद रखना है, एक ही पॉइंट पे होगा और एक प्लेन में लाई करेगा। एक बात और देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन जो होता है वो टोटल दो तरह का होता है सरफेस के हिसाब से। अगर मेरा सरफेस बहुत ही शाइनी है, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही प्लेन है, तो सरफेस जो है सो, तो जो रिफ्लेक्शन है सो वो एक नियम को फॉलो करते हुए होगा। सपोज करो मान के चलो ये मेरा सरफेस था, मैंने यहाँ पर डाला एक लाइट तो ऐसे गया। मैंने इसके पैरेलल एक लाइट डाला तो वो इसके भी पैरेलल गया। मैंने यहाँ इसके पैरेलल डाला तो यहाँ भी इसके पैरेलल गया। मतलब मैं जैसा लाइट को इंसिडेंट करा रहा तो रिफ्लेक्शन के टाइम भी वो अपना वो प्रॉपर्टी दिखा रहा है। एक फिक्स पैटर्न पे अगर मैं इंसिडेंट कराऊं तो एक फिक्स पैटर्न पे वो रिफ्लेक्ट भी करेगा। इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रेगुलर। तो रिफ्लेक्शन दो टाइप का हो जाएगा, एक होगा हमारा रेगुलर जो नियम को फॉलो करेगा, दूसरा होगा इररेगुलर। वो इसलिए होता है ना क्योंकि हमारा सरफेस सपोज करो अगर जिगजैग है, सरफेस अगर हमारा जिगजैग है, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। मान लो कि सरफेस ऐसा जिगजैग है तो जो लाइट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कराया वो ऐसे गया, लेकिन जो लाइट मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा था वो तो ऐसे चला जाएगा, और जो लाइट मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा वो ऐसे गया, और जो लाइट मैं यहाँ ड्रॉ करा वो ऐसे आया। आप देख रहे हैं कि मैंने इंसिडेंट रे जितने भी लिए हैं वो सारे पैरेलल लिए हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन होने वाले रे जो भी हैं वो कोई कहीं जा रहा कोई कहीं जा रहा। तो इस केस में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो रहा है और चीज़ें बहुत ही सही नहीं दिख रही हैं हमको।
चलो देखो यहाँ पर फटाफट, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है और रेगुलर रिफ्लेक्शन। वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ो, पूरा वही चीज़ है जो मैंने अभी बताया है आपको। आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन है, दिख रहा, कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया। चलो उसके बाद ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर सरफेस क्या है मेरा, जिगजैग है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद कल हम लोग देखेंगे लेंस के बारे में और कुछ डिटेल्स में चीज़ों को पढ़ेंगे। हाँ, टाइप्स ऑफ मिरर हमको पढ़ना है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, हम इन चीज़ों को भी देखेंगे। तो आप लोगों से एक निवेदन है, आपके पास जो भी बुक है, साइंस का जो भी बुक है आपके पास, चाहे वो 8 का हो चाहे वो 10 का हो, अगर उसमें लाइट चैप्टर है तो आप उसको प्लीज़ से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। अब बहुत ही ईजी चैप्टर है ये, आप चाहे तो 10th का बुक भी पढ़ सकते हैं अभी से, कोई समस्या नहीं है इसमें। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 7 में हैं, लेकिन वो उन्होंने अभी मेरे से 10th का भी कोर्स परचेज करा है कुछ दिन पहले, और वो 7 के साथ साथ 8, 9, 10th को भी प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें फिर आगे कुछ अच्छी चीज़ों को देना है। तो आप चाहो तो कर सकते हो ऐसा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 10th बनाओ। अगर आपके पास भैया दीदी किसी का बुक है तो आप उससे लाइट को कम से कम कवर करो। लाइट एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है जो आप 10th का भी कर सकते हो, 7 चलते चलते हैं, आप 8 में कर सकते हो, 9 में कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। समझ में आ रही है बातें? तो वीडियो को पॉज करिए और एक बार फिर से इसको देखिए शुरू से लास्ट तक, आप पॉज कर करके इसका नोट्स बनाइए एंड बने रहिए। थैंक यू। India's best learning app.